हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेवाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाया गया है फ्लेवाइटिस। तो फ्लेवाइटिस क्या है, फ्लेवाइटिस क्यों होता है, फ्लेवाइटिस अगर हो जाता है तो उसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देगा, फ्लेवाइटिस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और फ्लेवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, उसे एक एक करके हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों को दिखाया गया है डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में बताया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड फ्लेवाइटिस, यानी कि फ्लेवाइटिस किसे कहा जाता है, तो वेन का इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। अब वेन का इन्फ्लेमेशन क्यों होता है और उससे क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन ड्यू टू ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कब कहेंगे, तो जब किसी भी वेन का इन्फ्लेमेशन ब्लड क्लॉट होने की वजह से होगा। किसी भी वेन का इन्फ्लेमेशन ब्लड क्लॉट होने की वजह से होता है या क्लोटिंग की वजह से होता है तो उसको कहेंगे हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यहाँ पे जो लिखा गया है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यूजुअली ऑकर इन द लेग बट इट में ऑकर इन द आर्म, यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है वो जनरली या यूजुअली आप कह सकते हैं कि पैर में होता है, पैर का जो वेन होता है उसमें होता है। लेकिन कभी कभी ये आपका हाथ, आर्म का मतलब हाथ, आपका हाथ में भी हो सकता है, आपके हाथ का जो वेन्स है उसमें भी हो सकता है। क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसे कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के वजह से अगर आपका वेन इन्फ्लामेड हो जाता है, फूल जाता है, सूजन होता है तो उसी को कहा जाता है आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है द थ्रोम्बस इन वेन कैन कॉज पेन, इरिटेशन एंड ब्लॉक ब्लड फ्लो इन द वेन, यानी कि अगर थ्रोम्बस होता है तो थ्रोम्बस क्या क्या कर सकता है आपके ब्लड में, आपके ब्लड में जो ब्लड का फ्लो है उसे स्टॉप कर सकता है, यानी कि ब्लॉकेज कर सकता है। आपको इरिटेशन होगा, उसकी वजह से पेन फील होगा, ये सारा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है किसकी वजह से, थ्रोम्बस के वजह से। तो थ्रोम्बस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को जानना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है और थ्रोम्बस क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लेबाइटिस कैन ऑकर्स इन बोथ सरफेस, क्या लिखा हुआ है, सुपरफिशियल एंड डीप। फ्लेबाइटिस जो है वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका सरफेस में, यानी कि सुपरफिशियल सरफेस में जो वेन्स पाए जाते हैं, जिसे आप लोग बाहर से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे भी बन सकता है फ्लेबाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशंस। और कुछ डीप वेन होता है जो अंदर में होता है, जिसे आप लोग नहीं देख पाते हैं, उसमें भी बन सकता है आपका फ्लेबाइटिस। तो दो तरह का फ्लेबाइटिस होता है। क्या क्या होता है, सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस एक नंबर, दूसरा नंबर में होता है आपका डीप वेन फ्लेबाइटिस, जिसे पी भी कहा जाता है, डीवीपी यानी कि डीप वेन फ्लेबाइटिस, डीप वेन फ्लेबाइटिस भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस का मीनिंग आप लोगों को जानना है। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या है, तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। किसी भी क्लोट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसी को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लोट। जब ब्लड में कोई क्लोट फॉर्म हो जाता है तो उसी को थ्रोम्बस कहा जाता है। और थ्रोम्बस के वजह से क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज की वजह से आपको क्या होगा, इरिटेशन फील होगा, पेन फील होगा, आपका जो ब्लड वेजल्स है उसमें सोइलिंग होगा, यानी कि इन्फ्लामेशंस होगा, और उसी को कहा जाता है आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना चीज़ क्लियर हो गया, एक तो फ्लेबाइटिस क्लियर हो गया, दूसरा आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्लियर हो गया, तीसरा आपका थ्रोम्बस क्या है वो क्लियर हो गया, और चौथा आपका थ्रोम्बोसिस क्या है ये भी क्लियर हो गया। यानी कि चार चीज़, 4 पॉइंट यहाँ पे जो है मेन चारों पॉइंट आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो इन्फ्लामेशंस होता है उस टाइम में आपको किस तरह का वेन दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे आपका हाथ, आर्म में जब इन्फ्लामेशंस होता है तो इस तरह का वेन फूल जाता है, सोइलिंग होता है, और आपको महसूस बाहर से ही होगा, जिससे आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा। ये आपका लेग यानी कि पैर का वेन दिखाया गया है।
तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि थ्रोम्बस जब होता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस जो होता है उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। और क्लोट फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे आपका क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। या अगर विदाउट किसी क्लोट के वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे ही कहा जाता है फ्लेबाइटिस। अब फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जो दिखाया गया है टाइप्स ऑफ फ्लेबाइटिस, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस होता है और डीप वेन फ्लेबाइटिस होता है, जिसे आपका DVP भी कहा जाता है, यानी कि DVP शॉर्ट में कहा जाता है डीप वेन फ्लेबाइटिस को। अब यहाँ पे सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस में यहाँ पे मैंने लिखा है इट अफेक्ट वेन ऑन स्किन सरफेस, समटाइम पीपल विथ सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस कैन गेट डीप वेन फ्लेबाइटिस। यानी कि जो सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस क्या होता है, तो जो भी वेन आपका हाथ के सरफेस में या पैर के सरफेस में दिखाई देता है सुपरफिशियली, उसमें क्या होता है, फ्लेबाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसी को कहा जाता है आपका सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन या सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस। अब सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस कभी कभी आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, डीप वेन फ्लेबाइटिस में। क्यों होता है, तो देखिए अगर सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस है तो उसमें अगर क्लोट बन गया है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि क्लोट के वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि जो भी वेन में क्लोट है वो क्लोट क्या करेगा, आपका फॉलो करेगा, यानी कि आपका फ्लो करेगा। तो फ्लो करते करते आपका डीप वेन में पहुंच जाएगा। डीप वेन में जाने के बाद आपका डीप वेन को अफेक्ट करेगा, डीप वेन में ब्लॉकेज होगा, जिसकी वजह से डीप वेन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जिसे आपका डीप वेन फ्लेबाइटिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस डीप वेन फ्लेबाइटिस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये बहुत रियरली होता है। उसके बाद जो डीप वेन फ्लेबाइटिस है, इट अफेक्ट लार्ज ब्लड वेजल्स डीप इन द लेग, यानी कि जो डीप वेन फ्लेबाइटिस है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ये अफेक्ट किसको करता है, लार्ज ब्लड वेजल्स को, लार्ज वेन को। लार्ज वेन में किसी भी वजह से क्लोटिंग होता है या फिर किसी भी इंजुरी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है तो इसी को कहा जाता है डीप वेन फ्लेबाइटिस। अब इसका कॉजेज क्या है, तो देखिए इसका कॉजेज यहाँ पे मैं बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को जानना है। ये जो टर्म आप लोगों को दिखाया गया है वेरिकोज वेन, ये टर्म आप लोग कई बार सुन चुके हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी भी करना होगा। डीप वेन या तो फिर डीप वेन फ्लेबाइटिस या फिर वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है, तो वेरिकोज वेन एक तरह का डिजीज़ है, एक तरह का क्या है, डिजीज़ है। इससे क्या होता है कि जो भी वेन होता है वो बल्ज हो जाता है, यानी कि इनलार्ज्ड हो जाता है। और इनलार्ज क्यों होता है, तो वेन का जो प्रेशर होता है वेन के अंदर ब्लड फ्लो का, वो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेन इनलार्ज हो जाता है। और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, आपका वेरिकोज वेन कहा जाता है। ये बाहर से आप लोगों को दिखेगा, वेन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी कि वेन एक ही जगह में क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फूल जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, वेरिकोज वेन कहा जाता है। ये क्यों होता है, तो ये इसके पीछे कई रीजन होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है, यही है आपका वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन होने का कारण ये होता है कि आपका पैर में जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स में कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। अगर आपका मसल्स मूव करता है, यानी कि आप मूव करते हो, आपका पैर मूवमेंट करता है, तो उससे क्या होता है, मसल्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड ऊपर की ओर फ्लो करता है, ऊपर की ओर मूव करता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश या किसी काम से बहुत लॉन्ग टाइम के लिए खड़े रहते हैं या फिर आप मतलब कंटिन्यूअसली बैठे बैठे काम करते हैं, आपका पैर क्या होता है, मूवमेंट नहीं करता है, आपका मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका वेन का जो ब्लड है वो ऊपर की ओर मूव नहीं कर पाता है। और वेन का जो ब्लड मतलब आर्टरी से ब्लड वेन में आता है, तो आर्टरी से ब्लड तो उधर प्रेशर के थ्रू आता है, लेकिन यहाँ वेन में प्रेशर ना मिलने की वजह से, मसल्स कंट्रैक्शन ना होने की वजह से यहाँ ब्लड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वेन में जमा हो जाता है, जिसके वजह से वेन का प्रेशर बढ़ जाता है और वेन फूल जाता है। और वेन ज़्यादा प्रेशर की वजह से, फूलने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे के मतलब नज़दीक आता है और ऐसा लगता है कि एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया है। इस कंडीशन को ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। ये आपका क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने वाला भी बीमारी कहा जा सकता है, इसे जेनेटिक बीमारी भी कह सकते हैं। ये कई कारण से होता है और भी कई कारणों की वजह से भी
हो सकता है, जिसे मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको वेरिकोज वेन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा गया है बाल्जिंग इनलार्ज्ड वेन्स ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द लेग इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन यहाँ पे आप लोग देख लिए किसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कॉजेज। ये कॉजेज किसका कॉजेज है, तो ये है आपका फ्लेवाइटिस का कॉजेज। फ्लेवाइटिस क्यों होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया है फ्लेवाइटिस में ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली और एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मेडिकल प्रोसीजर। फ्लेवाइटिस यानी कि जो अननोन कॉज की वजह से हो सकता है। इन स्पॉन्टेनियसली मतलब किसी भी कारण का पता नहीं चलता है, स्पॉन्टेनियसली अननोन कॉज के कारण हो जाता है, या फिर किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के वजह से भी हो सकता है। जैसे आप लोग किसी भी पेशेंट को क्या करते हैं, आईवी कैनुला लगाते हैं, उस दौरान क्या करते हैं कि नीडल को प्रिक करते हैं। तो प्रिक करने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जो वेन होता है, वेन का इस पार से उस पार नीडल पहुँच जाता है, यानी कि वेन को आप छेदा कर देते हैं, इस पार से इस पार में निकाल देते हैं प्रिक करके। मिस्टेकली कभी कभी ऐसा होता है, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, वेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है या ब्लड क्लॉट बन सकता है। तो इस कारण से भी आपका क्या हो सकता है, फ्लेवाइटिस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के वजह से भी आपका फ्लेवाइटिस होता है। उसके बाद कहा गया है लोकल ट्रोमा। यहाँ पे जो लोकल ट्रोमा कहा गया है, लोकल ट्रोमा का मतलब किसी भी ट्रोमा या फिर इंजुरी के वजह से हो सकता है। यानी कि आपका जो वेन है, वेन के आसपास में इंजुरी हुआ या वेन में इंजुरी हुआ या ट्रोमा हुआ जिसके वजह से आपका वेन में फ्लेवाइटिस हो सकता है, यानी कि वेन आपका फूल सकता है, उसमें क्लोटिंग फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया है इन वेन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर्मिंग ए ब्लड क्लोट। अगर किसी भी ब्लड वेजल्स में यानी कि वेन में इंजुरी होता है, ट्रोमा होता है, तो इस कंडीशन में इस वेन में क्या होता है कि क्लोट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लोट होने की चांसेस बढ़ जाता है। और अगर क्लोट फॉर्म होता है तो उसी को कहा जाता है थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। और थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस से क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का जो आवागमन होता है यानी कि जाना आना होता है, वो ब्लॉकेज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और भी पता रहना चाहिए कि किसी कारणवश आपका ब्लड वेजल्स यानी कि जो वेन्स होता है उसमें वाल्व्स होता है। जैसे ही मसल्स कंट्रैक्ट करता है, जो भी स्केलेटल मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट करता रहता है, तो कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो करता है। और फ्लो करने के कारण क्या है, तो वेन में क्या पाया जाता है आपका वाल्व्स। अगर वाल्व्स काम सही से करेगा तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली होता रहेगा। अगर वाल्व्स काम करना बंद कर दे या वाल्व्स का जो फंक्शंस है वो फंक्शन सही से ना हो तो भी आपका जो वेन्स होता है उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है, ऊपर की ओर मूव नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से भी आपका वेन क्या हो सकता है, फूल सकता है। तो इसे भी हम लोग फ्लेवाइटिस कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है रिस्क फैक्टर, किस किस कारण से आपका फ्लेवाइटिस बन सकता है, उससे यहाँ पे रिस्क फैक्टर के नाम से कहा जाता है। यानी कि रिस्क फैक्टर का मतलब होता है जिसके कारण आपका फ्लेवाइटिस होने की चांसेस बढ़ जाता है, उसी को रिस्क फैक्टर कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिखाया गया है स्मोकिंग। आप जितने भी डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे उसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक तरह का क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है या एक तरह का कॉज कह सकते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका रिस्क होता है फ्लेवाइटिस होने का, फ्लेवाइटिस होने की संभावना बढ़ जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि फ्लेवाइटिस होगा ही, कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है टेकिंग एस्ट्रोजन और बर्थ पिल्स। एस्ट्रोजन जो होता है वो बर्थ पिल्स के रूप में कई व्यक्ति लेते हैं, यानी कि कई महिलाएं लेते हैं। तो जो ज़्यादा बर्थ पिल्स लेते हैं उनको भी रिस्क होता है, किसका, तो फ्लेवाइटिस होने का रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है इनएक्टिविटी, इसे मैं अभी आप लोगों को बताया कि इनएक्टिविटी का मतलब होता है आपका मूवमेंट, यानी कि आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप बैठे बैठे दिन भर काम कर रहे हो, चेयर पर बैठ के, सिस्टम में बैठ के कंटिन्यूसली दिन भर काम कर रहे हो, तो भी आपका पैर में फ्लेवाइटिस होने की संभावना बढ़ सकता है या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट। आपका फैमिली में अगर इससे पहले ब्लड क्लॉट हुआ था, आपका फैमिली में अगर इससे पहले किसी का थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हुआ था, तो संभावना है कि आपको भी हो सकता है, जिसे आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है प्रेगनेंसी और गिवन बर्थ इन पास्ट 6 मंथ।
यानी कि कुछ महिला जो प्रेग्नेंट होते हैं उसमें भी जो फ्लेवाइटिस है वो हो सकता है या हो जाता है, होने की संभावना ज़्यादा होता है। या फिर कुछ महिला ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म दिए 6 महीना हो गया है, 6 महीना होने के बाद भी जो फ्लेवाइटिस है उसे होने की संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है बीइंग ओबेस और ओवरवेट। ओबेस का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओबेस और ओवरवेट। तो ओवर वेट का मतलब आप लोग जानते हैं कि वेट जो होता है एक लिमिट होता है सब चीज़ का। तो आपका बॉडी का वेट का भी लिमिट होता है आपका बॉडी का हाइट के अनुसार। अगर हाइट के अनुसार बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है तो उसी को ओवर वेट कहा जाता है, और वो धीरे धीरे ओबेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, आपका बॉडी का फंक्शंस धीरे धीरे बिगड़ जाता है, सभी फंक्शंस बिगड़ने लगता है। यानी कि मोटापा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है बीमारी का। मोटापा आपको अगर हुआ है तो आपको कई सारी बीमारी होने की संभावना होता है। तो मोटापा से बचने के लिए आपको खाने का जो डाइट है वो सही रखना होगा, आपको एक्सरसाइज डेली करना होगा, और आपको क्या करना होगा, तो खाने पे भी आपको ध्यान देना होगा। जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना ही खाना होगा। अगर आप खाते हैं ज़्यादा तो उसके लिए आपको ज़्यादा काम करना होगा, ताकि जो भी ग्लूकोज आपका बॉडी में स्टोर होता है उसे बर्निंग कर सको। तो इस तरह से आप ओबेसिटी या ओवरवेट से बच सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है फ्रैक्चर और ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि जो इंजरी होता है, किसी भी फ्रैक्चर होता है किसी भी पार्ट्स में, तो उसके वजह से भी आपका क्या हो सकता है, फ्लेवाइटिस हो सकता है। तो ये सारा रिस्क फैक्टर है आपका फ्लेवाइटिस का। अगर आप फ्लेवाइटिस हो गया है अगर आपको फ्लेवाइटिस हुआ है तो आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया सिम्टम्स, यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि फ्लेवाइटिस हुआ है। तो सबसे पहले सिम्टम्स दिखाया गया है सोइलिंग। आपका वेन जो है फूल जाएगा, सोइलिंग होगा, उसमें फूल जाएगा, यानी कि सूजन जिसे कहा जाता है, सूजन हो जाएगा। उसके बाद आपको पेन फील होगा वहाँ आपका वेन्स जहाँ पे है, जहाँ पे फूला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया वार्मथ और टेंडर, यानी कि जो आपका वेन है वो जो जिस एरिया में आपका फूला हुआ एरिया होता है या पेन होता है वो एरिया क्या होगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, थोड़ा आपको गर्म फील होगा, उसे आपका क्या कहा जाता है, वार्मथ कहा जाता है। और टेंडर यानी कि आपका वहाँ उस एरिया में क्या होगा कि टाइटनेस फील होगा उस एरिया में। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया आपका रेडनेस, आपका स्किन जो है उस एरिया जहाँ पे वेन फूला हुआ है उसका स्किन क्या होगा, रेड हो जाएगा, रेडनेस होगा, वो स्किन में रेडनेस आएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो या किसी भी कारण वजह से आपको फ्लेवाइटिस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट, अगर आपको फ्लेवाइटिस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे दिखाया गया है इन जनरल ट्रीटमेंट में इंक्लूड सपोर्ट स्टॉकिंग एंड रैप टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट मेडिकेशन सच एज, यानी कि किसी भी जो इन्फ्लामेशंस होता है आपका पैर में तो उसे रिड्यूस करने के लिए जनरली यहाँ पे दिया गया है सपोर्ट स्टॉकिंग। स्टॉकिंग एक सॉक्स होता है, एक मूंजा होता है जो आपके पैर में पहनाया जाएगा, और जो आपका पैर का मसल्स है उसे टाइटनिंग करेगा, जिससे आपका मसल्स क्या होगा, सही से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सही से कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही से होगा। ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही से होता है तो आपका पैर में जो इन्फ्लेमेशंस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्लूइड आपका इंटरस्टेशियल जो स्पेस होता है वहाँ पे एक एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़रूर होगा, और एक्यूमुलेट अगर नहीं होता है तो इन्फ्लेमेशंस घट जाएगा। तो इन्फ्लेमेशंस घटाने के लिए मसल्स का कंट्रैक्शन सही से होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है। अगर मसल्स कंट्रैक्शन सही से हो रहा है तो किसी भी तरह का फ्लूइड आपका वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता है, अगर कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेट पहले से हुआ है तो वो भी आपका क्या होगा, सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ से मूव कर जाएगा, जिससे आपका इन्फ्लेमेशंस कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशंस धीरे धीरे आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या दिया जाता है, स्टॉकिंग सॉक्स दिया जाता है, उसके बाद रैप्स दिया जाता है, यानी कि किसी भी तरह का सपोर्ट दिया जाता है आपका पैर को किसी तौल से या किसी और चीज़ों से टाइट करके लपेट करके बांध दिया जाता है, जिससे भी आपका डिस्कम्फर्ट जो होता है वो रिड्यूस होता है। और मेडिकेशन दिया जाता है। मेडिकेशन क्या दिया जाता है, तो एनाल्जेसिक दिया जाता है आपका। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन से बचने के लिए आपको एनाल्जेसिक दिया जाएगा। ये सब क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है इसे। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपका पैर में इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर यहाँ पे बताया गया एंटीकोगुलेंट, अगर आपका वेन में
कोगुलेंट हुआ है, कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, तो क्लोटिंग। अगर आपका वेन में क्लोटिंग हुआ है जिसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है, तो क्लोटिंग को क्या करने के लिए, वहाँ से ख़त्म करने के लिए, या फिर क्लोटिंग होने का अगर संभावना है तो क्लोटिंग से बचने के लिए, क्लोटिंग होने से बचाने के लिए आपको एंटी कोगुलेंट मेडिसिन दिया जाएगा, जिससे आपका ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगा, जिसे आपका ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एलिवेट द अफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग। अगर किसी भी पैर में इन्फ्लामेशंस हुआ है, यानी कि स्वेलिंग हुआ है, तो उस एरिया को थोड़ा ऊपर की ओर रखा जाता है ताकि वहाँ से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके, आना जाना प्रॉपरली हो सके, जिससे आपका स्वेलिंग रिड्यूस होगा। कि प्रेशर ऑफ, यानी कि आपका पैर में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, यानी कि आपको चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, उससे क्या होगा, आपका जो पेन है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि फर्दर जो डैमेज है उससे भी आप बच सकते हैं, यानी कि और एक्स्ट्रा डैमेजेस आपका बॉडी में नहीं होगा, उससे भी बच सकते हैं। उसके बाद अप्लाई मोइस्ट हीट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस और पेन, यानी कि आपको मोइस्ट हीट अप्लाई करना होगा आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करने के लिए। अगर हीट अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि ब्लड का जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जिसे आपका वैसोडाइलेटर कहा जाता है या वैसोडाइलेशन कहा जाता है। तो वैसोडाइलेशन होने से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा। इसलिए मोइस्ट हीट, यानी कि हीट आप प्रोवाइड, यानी कि हीट दे सकते हैं, जिससे आपका पेन भी रिलीफ होगा। उसके बाद सर्जिकल रिमूवल, यानी कि अगर ज़्यादा क्लोटिंग हो गया है तो सर्जिकली उसे रिमूव करके क्या करना होगा, क्लोटिंग से बचना होगा। या फिर क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रिपिंग करते हैं या फिर बाईपास ऑफ वेन कर देते हैं, यानी कि अगर एक वेन में क्या हो गया है कि क्लोटिंग हो गया है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ब्लड आगे मूव नहीं कर पा रहा है, तो उस वेन को, मान लीजिए यहाँ पे क्लोटिंग हुआ है तो यहाँ से कट करके यहाँ से दूसरा वेन को जोड़ करके फिर यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ देते हैं, और ये जो क्लोटिंग वाला एरिया है इसे बाईपास कर देते हैं, इसी को कहा जाता है बाईपास। तो इस तरह से आप अपने जो क्लोटिंग है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए जानकारी लेकर।